नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मोहम्मद फिरोज खान को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर समाज सेवी एवं नेता सैयद वहीद लखन ने मुबारकबाद दी। भाजपा युवा मोर्चा ने चिकमंगलुरु में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड वकील ने कहा, पवित्रा नहीं विजयलक्ष्मी ही दर्शन की एकमात्र कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में बोले कपिल सिब्बल, ये तो सरासर भ्रष्टाचार है, मैं हैरान। एनडीए में सुधार की जरूरत, दोषियों को दी जाएगी सख्त सजा। नीट परीक्षा में हुई धांधली पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। राहुल गांधी ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा यह ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने जिला वक्फ सलाहकार समिति का पदभार संभाला। इस पर समाज सेवी एवं नेता सैयद वहीद लखन ने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, मोहम्मद फिरोज खान एक युवा होने के साथ साथ वह इस पद के लिए उचित है। उम्मीद है कि वह सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। बीदर में रही वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे और वक्फ संपत्ति के विकास के कदम उठाएंगे। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की निंदा करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने रविवार को चिकमंगलुरु में कारों के पीछे फूल लगाकर और हाथों में नारियल लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। एमएलसी सिटी रवि के नेतृत्व में आजाद पार्क सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एमएलसी सिटी रवि ने कहा, जब राज्य में भाजपा सत्ता में थी तो कांग्रेस ने स्कूटर पर नकली शव यात्रा निकाली थी। अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी, जबकि राज्य सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क, संपत्ति पंजीकरण शुल्क, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार लोगों के लिए अभिशाप बन गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। अगर सरकार कीमतें कम करने में विफल रहती है तो हम सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। क्या पवित्रा गुड़ा दर्शन की पत्नी है? नहीं। दर्शन के वकील अनिल बाबू के अनुसार रेणुका स्वामी हत्याकांड की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित कई लोगों का मानना था कि पवित्रा दर्शन की दूसरी पत्नी है। अभिनेता के वकील ने शनिवार को स्पष्ट किया कि पवित्रा सिर्फ सह कलाकार थी और दर्शन की दोस्त होनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से उनकी पत्नी नहीं। उन्होंने कहा कि विजयलक्ष्मी अभिनेता दर्शन की एकमात्र कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। विजयलक्ष्मी दर्शन की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। विनेश उनका इकलौता बेटा है। दर्शन ने किसी और से शादी नहीं की है और ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाते हो कि उनकी कोई दूसरी पत्नी है। मैं विजयलक्ष्मी और दर्शन के परिवार के सदस्यों के संपर्क में हूं। दर्शन की दूसरी पत्नी के रूप में पवित्रा के प्रक्षेपण के बाद विजयलक्ष्मी बहुत परेशान है। बाबू ने अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में दर्शन से मिलने के बाद कहा। वकील ने कहा कि वह सिर्फ दर्शन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए थाने आए थे। उन्होंने कहा, दर्शन के कंधे में दर्द है और वह काफी तनाव में है। पुलिस हिरासत में उनसे पूछताछ या मामले से जुड़ी चर्चा की अनुमति नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि पुलिस हिरासत में अभिनेता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बड़े और माध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने दावा किया कि पोक्सो मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट में कांग्रेस सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार उक्त अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में न तो हस्तक्षेप कर सकती है और न ही किसी को बचा सकती है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, पोक्सो अधिनियम बहुत गंभीर है और आपने चित्रदुर्ग के संत के खिलाफ मामला देखा है। गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला हम नहीं बल्कि न्यायालय है। कानून अपना काम करेगा। एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हुए पाटिल ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनजर किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह सिर्फ मीडिया द्वारा बनाया गया है। सभी ने चुनाव का गंभीरता से सामना किया है। हम पार्टी फोरम में नतीजों के बारे में आत्मचिंतन करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों झटका लगा और आगे कैसे बढ़ना है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नीट की गड़बड़ी के लिए पूर्ववर्ती यूपीए सरकारों को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय परीक्षण प्राधिकरण ने गड़बड़ी की है। जिस तरह का भ्रष्टाचार दिखाया गया है उससे मैं तो हैरान हूं। जब भी वर्तमान सरकार के तहत ऐसा कुछ होता है तो वे पिछली यूपीए को दोष देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नीट विनियमन 2010 में पेश किया गया था। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन था, शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं। सिब्बल ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र निकाय है। फिर 2010 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का विनियमन पेश किया। उस विनियमन को रीट याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एमसीआई के पास कोई विधायी क्षमता नहीं है। 2014 में समीक्षा की अनुमति दी गई और सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश को वापस ले लिया गया। 2016 में भाजपा सत्ता में आई और इस एनडीए सरकार ने धारा 10 पेश की और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में संशोधन किया और धारा 10D नामक एक नई धारा पेश की। मेडिकल काउंसिल अधिनियम पारित किया गया। इसमें नीट परीक्षा के लिए एक नई धारा 14 शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को बरकरार रखा। इसका यूपीए से कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल की नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देश भर के मेडिकल छात्र सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अहम बयान सामने आया है। ओडिशा में अपने संसदीय क्षेत्र संबलपुर पहुंचने पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा का आदेश दिया गया है। नीट परीक्षा के दौरान 2 जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करते हैं कि सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने ये भी माना कि एनटीए में बहुत सुधार की जरूरत है। सरकार इस बारे में चिंतित है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क के एक्स पर की गई पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला दिया और ईवीएम पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीरता और चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया है। राहुल ने इससे जुड़ी खबर को शेयर किया है। इस मामले में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रवींद्र वायकर के साले मंगेश पांडिलकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगेश पांडिलकर पर यह आरोप है कि उसने मुंबई के गोरेगांव चुनाव केंद्र के अंदर पाबंदी के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल किया था। जंगल में आग लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। उत्तराखंड और जम्मू के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सोलन में जंगलों में आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश में वन विभाग का अमला जुटा हुई है। दमकल की भी मदद ली जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से सोलन के जंगलों में आग लगी हुई है और इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सभी ग्रामीण कुछ समय से प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमीरपुर के जंगल में आग लग गई थी। 2 दिन पहले हिमाचल के हमीरपुर जिले में जंगल में आग लगने से 75 वर्षीय एक महिला जिंदा जल गई थी। मृतक की पहचान हमीरपुर के बगैतू गांव की निवासी निक्की देवी के रूप में हुई है। दरअसल जंगल की आग निक्की देवी के खेतों तक पहुंच चुकी थी, जिसे वह बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद उसकी चपेटे में आ गई और जिंदा जल गई। हमीरपुर जिले में 2 हफ्ते में जंगल की आग से मौत की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 29 मई को चकमोह क्षेत्र में जंगल में आग के दौरान एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई थी।
देश के 18वीं संसद का पहला सत्र शुरू होने से ठीक पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर सहयोगी दलों को तोड़ने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की यह लड़ाई महत्वपूर्ण है। इस बार स्थिति 2014 और 2019 जैसी नहीं है, सरकार स्थिर नहीं है। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष पद मांगा है। अगर एनडीए के किसी उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास को तोड़ देंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू को यह पद नहीं मिलता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन से समर्थन मिले। आरएसएस को लेकर संजय राउत ने कहा कि संघ को एक रोल देश को बचाने का निभाना पड़ेगा। 10 साल तक देश का जो नुकसान किया है उसमें संघ भी जिम्मेदार है। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो नुकसान मोदी शाह ने किया है उसमें बराबर का जिम्मेदार संघ भी है, क्योंकि संघ के समर्थन से यह सरकार बनी है और अब संघ अपनी गलती सुधारना चाहता है तो यह अच्छी बात है। दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगी है। इसे काबू करने के लिए दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दमकल कर्मी आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आग के वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि दमकल कर्मी पानी की बौछार मारकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक यह सामने नहीं आया है कि आग किस वजह से लगी। इस हादसे में अब तक किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। दिल्ली सहित पूरे देश में भीषण गर्मी के कारण आगजनी के मामले बहुत ज्यादा है और देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों में मानसून के आगमन के कारण ऐसी घटनाओं में कमी आई है और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि मध्य उत्तर भारत के गर्मी और आगजनी का कहर जारी है। भीषण गर्मी के कारण जंगल भी सूख चुके हैं और जंगलों में भी आग लगने से काफी परेशानी हो रही है। जंगल में लगी आग बुझाने के प्रयास में 4 वन कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सिंगापुर के दक्षिणी तट पर एक बड़ी नौका और ईंधन आपूर्ति पोत में बड़ी खतरनाक टक्कर हो गई है। नाव काफी बड़ी थी जो एक विशाल ईंधन पोत से भिड़ गई। इससे समुद्र में कई गैलन तेल फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है। समुद्र में तेल फैल जाने के कारण जलीय जीवन के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। अब फैले तेल को साफ करने का कार्य किया जा रहा है जो रविवार को भी जारी रहा। बताया जा रहा है कि तेल के फैल जाने से लोकप्रिय रिसोर्ट द्वीप सेंटोसा समेत दक्षिणी तटरेखा का कुछ हिस्सा काला पड़ गया है और इससे समुद्री जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। नीदरलैंड के झंडे वाली एक बड़ी नौका ने शुक्रवार को सिंगापुर के ईंधन आपूर्ति पोत मरीन ऑनर को टक्कर मार दी। इससे मरीन ऑनर का मालवाहक टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और तेल समुद्र में फैल गया। सिंगापुर के समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण ने शनिवार देर रात एक बयान में कहा कि जहाज से तेल रिसाव को रोक दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को संवैधानिक पदों के लिए अयोग्य ठहराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हो गई है। इमरान खान को 2018 के आम चुनावों के लिए नामांकन पत्र जमा करते समय अपनी कथित बेटी टायरियन वाइट का नाम छिपाने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज करने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है। बता दें कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय IHC ने पिछले महीने याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पार्टी के 71 वर्षीय संस्थापक ने 2018 के आम चुनाव लड़ने के लिए अपने नामांकन पत्र में अपनी कथित बेटी टायरियन वाइट का खुलासा नहीं किया था। खान की पार्टी PTI ने 2018 के आम चुनाव जीते और पूर्व क्रिकेटर से राष्ट्रनेता बने। खान अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। 3 न्यायाधीशों की पीठ के पूर्व में मामले को खारिज करने के मद्देनजर IHC ने भी इसे खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीर ने पिछले वर्ष दी गई दोनों न्यायाधीशों की राय पढ़ी और निर्णय सुनाया कि मामला पहले ही खारिज किया जा चुका है। याचिकाकर्ता मोहम्मद साजिद ने अपने अधिवक्ता साद मुमताज हाशमी के माध्यम से शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दलील दी कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 3 में से 2 न्यायाधीशों की सहमति वाली राय को अदालती फैसला मानने में गलती की है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। मोहम्मद फिरोज खान को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर समाजसेवी एवं नेता सैयद वहीद लखन ने मुबारकबाद दी। भाजपा युवा मोर्चा ने चिकमंगलुरु में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड वकील ने कहा, पवित्रा नहीं विजयलक्ष्मी ही दर्शन की एकमात्र कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में बोले कपिल सिब्बल, ये तो सरासर भ्रष्टाचार है, मैं हैरान। एनडीए में सुधार की जरूरत, दोषियों को दी जाएगी सख्त सजा। नीट परीक्षा में हुई धांधली पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। राहुल गांधी ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा यह ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।